और उधर संजय राउत की रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। प्रवीण राउत के पैसे से संजय राउत ने जमीन खरीदी। ईडी ने यह कोर्ट में कहा। अलीबाग में संजय राउत की जमीन खरीदने के सबूत हैं ईडी के पास। ईडी के आरोप में कुछ भी नया नहीं है, यह बात संजय राउत की वकील की तरफ से कही गई। आज ईडी की कस्टडी खत्म हो रही है। दोबारा ईडी ने कोर्ट के सामने संजय राउत को प्रोड्यूस किया है और दोबारा उनकी संजय राउत की कस्टडी हासिल करने की कोशिश ईडी की तरफ से की जाएगी। हमारे संवाददाता जयप्रकाश इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़े। जेपी, आज फिर कोशिश ईडी करेगी कि रिमांड एक बार फिर से संजय राउत की मिल पाए, तो ईडी की जो दलीलें हैं वो कितनी दमदार आपको लगती हैं? क्या आज फिर ईडी को रिमांड मिलेगी संजय राउत की? बिल्कुल, देखिए हुसैन, यहाँ पर कोर्ट के अंदर जो है लगातार कार्रवाई चल रही है और कोर्ट के अंदर तीन अलग अलग जो है पक्ष अपनी जिरह रख रहे हैं। सबसे पहला पक्ष है ईडी का पक्ष। जो ईडी के वकील हैं वो ये चाह रहे हैं कि कम से कम सोमवार तक की जो रिमांड है वो ईडी के अधिकारियों को संजय राउत की मिल जाए, क्योंकि ईडी इसमें अभी और जांच करना चाहती है। वहीं दूसरा पक्ष जो है संजय राउत का है। अशोक मुंदरगी जो उनके वकील हैं वो लगातार इस बात को लेकर बहस कर रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि संजय राउत की जो जांच है, वो बैंक ट्रांजेक्शन है, जो डॉक्यूमेंट है, वो सब ईडी के पास जमा किए जा चुके हैं। अलीबाग की जिन 10 प्लॉट्स की बात की जा रही है उसके 8 एग्रीमेंट ईडी को दिए जा चुके हैं। हर जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में संजय राउत को परेशान करना ठीक नहीं है। वहीं तीसरा जो पक्ष है वो स्वप्ना पाटकर का पक्ष है, जिन्होंने वाकुला पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई है संजय राउत के खिलाफ कि उनको धमकी दी जा रही है। और वो आज भी ये कह रही है कोर्ट के अंदर उनके वकीलों के मार्फत कि संजय राउत के लोग संजय राउत के ईडी के कस्टडी में रहने के बावजूद उनको धमका रहे हैं और उनको केस से हटने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे में काफी इंटरेस्टिंग है कोर्ट के अंदर ये देखना कि जज क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है 1040 करोड़ के पत्राचाल घोटाले की पूरी जांच करना, इसके आर्थिक व्यवहार की जांच करना, क्योंकि 47 एकड़ जमीन सरकार की दी जाती है रीडेवलपमेंट करने के लिए। 650 टेनेंट होते हैं, उनको 650 फ्लैट बनाकर देने होते हैं, लेकिन ये जमीन एक बिल्डर जो है 9 बिल्डरों को सब कॉन्ट्रैक्ट पर बेच देता है। एफएसआई बेच दी जाती है 900 करोड़ रुपए में और बाद में यह पता चलता है कि उन 9 बिल्डरों के साथ जिन्होंने पैसा लगाया है, यानी वो इन्वेस्टर्स, वो फ्लैट ओनर्स, वो भी सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि उनको उनका फ्लैट भी नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें विक्टिम जो है वो 650 ओरिजिनल टेनेंट नहीं है, बल्कि विक्टिम की संख्या 3000 से ऊपर हो गई है, क्योंकि वो फ्लैट के ओनर्स भी इसमें विक्टिम हैं जिन्होंने ऐसे 9 बिल्डरों के बिल्डिंगों में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। इसलिए ये पूरा मामला ईडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जेपी, तो आपको क्या लग रहा है आज ईडी जो रिमांड हासिल करना चाहती है वो उसे मिलेगी या फिर कोई राहत मिल सकती है संजय राउत को? देखिए, ईडी लगातार अपनी ये दलील दे रही है कि संजय राउत को जो टर्म्स और जो कंडीशंस के ऊपर कोर्ट ने संजय राउत की कस्टडी ईडी को दी थी वो सारे टर्म्स पूरे किए जा रहे हैं। उन्हें इसी कमरे में रखा जा रहा है, दवाइयां दी जा रही हैं, घर का खाना दिया जा रहा है और जो पूछताछ भी की जा रही है वो लिमिटेड आवर्स में की जा रही है। सुबह और शाम जो है संजय राउत से पूछताछ नहीं हो रही है, यानी कि 10 बजे के बाद और सुबह 8 से 9 बजे के बीच 10 बजे के बीच उनके वकीलों को मिलने दिया जा रहा है। लेकिन ईडी लगातार ये कोशिश कर रही है कि उनको रिमांड मिल जाए, क्योंकि अभी और सर्च और रेड्स करनी बाकी है। आपको मैं बता दूं कि 1 अगस्त को जब संजय राउत को गिरफ्तार किया गया उसके बाद करीब 7 जगहों पर अलग अलग रेड्स हुई है, सर्च हुई है। मुंबई के अंदर काफी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। वो सारे एविडेंस ईडी जो है कोर्ट को दिखा रही है और कह रही है कि इसमें और भी कोरॉबरेटरी एविडेंस और प्रोसीड ऑफ द क्राइम जो है इसके अंदर और लंबा है। इसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस ईडी को कलेक्ट करने हैं, इसलिए उन्हें ये रिमांड मिले। तो ऐसा लग रहा है कोर्ट के अंदर जो माहौल है उसमें जज शायद ये रिमांड बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी ये जिरह चल रही है। हुसैन, जेपी, अगर रिमांड नहीं बढ़ाई जाती है तो क्या जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाएंगे या फिर जो संजय राउत के वकील हैं वो किसी और तरह की राहत की कोशिश भी उनकी तरफ से की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर ईडी की रिमांड नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर जुडिशियल कस्टडी होगी, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी के बाद ही जो संजय राउत के वकील हैं, यानी डिफेंस के जो लॉयर हैं, वो कोर्ट में बेल एप्लीकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर निचली अदालत में बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो ऊपरी अदालत में यानी हाईकोर्ट में जा सकते हैं। तो एक प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस होता है। सबसे पहले ये जो एजेंसी है, जो जांच एजेंसी है, उसकी कस्टडी में भेजा जाएगा या नहीं, ये कोर्ट तय करेगी। अगर नहीं भेजा जाएगा तो जुडिशियल कस्टडी, क्योंकि कहीं ना कहीं संजय राउत को रहना होगा, उसके बाद जो उनकी लीगल प्रोसीडिंग्स है उस पर डिफेंस के लॉयर जो हैं वो अपना काम करेंगे। अभी मैं आपको एक जानकारी दे दूं, कोर्ट रूम के अंदर जो स्वप्ना पाटकर के वकील है उन्होंने कहा है कि संजय राउत की लगातार जो धमकी है वो दी जा रही है और एक सबमिशन भी वो फाइल करना चाहते हैं। उन्होंने जज से कहा है कि हमें जो है डर है हमारी जान का और हमें इस पत्राचाल मामले से हटाने की कोशिश की जा रही है। जज ने यह भी कहा है स्वप्ना पाटकर के वकील को कि आपका बयान दर्ज हो गया है, जांच चल रही है और आप ईडी के पास जाकर अपनी फरियाद लगाइए, ईडी के पास जाकर अपनी एप्लीकेशन फाइल करिए, एप्लीकेशन को सबमिशन करिए। वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके जवाब में स्वप्ना पाटकर के वकील फिलहाल जिरह कर रहे हैं। हुसैन,
तो स्वप्ना पाटकर के जो वकील हैं उनकी दलीलें जो है वो कोर्ट में जो कुछ बातें कह रहे हैं वो कितनी फिजिबल है कोर्ट के एतबार से आज के संजय राउत के रिमांड को लेकर के? एक और कुछ बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दें जेपी, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। अगर आरोपी जेल में तो धमकी कैसे मिली, ये सवाल जज साहब ने पूछा। अगर आरोपी जेल में है तो धमकी कैसे दी गई आरोपी की तरफ से, ये सवाल जज साहब ने पूछा है। ये अहम स्वप्ना पाटकर वाला जो मामला जिसकी बात अभी भी हम कर रहे थे, जज साहब ने एक अहम सवाल पूछा कि धमकी कैसे मिली जब जेल में है आरोपी। जेपी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी हुसैन, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अहम बात पूछी है जज साहब ने कि आरोपी अगर जेल में है तो आरोपी की तरफ से धमकी कैसे दी गई? बिल्कुल हुसैन, देखिए यही सवाल जो है जज पूछ रहे हैं कि जब आरोपी जेल में है, संजय राउत जेल में है, तो उनके वो धमकी आपको दे रहे हैं, वो आपको धमका रहे हैं, ये बात फिजिबल नहीं लगती है। उसमें स्वप्ना पाटकर के जो एडवोकेट है उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, इनके बहुत सारे कार्यकर्ता कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उनके मार्फत ये धमकी हमें दिलवा रहे हैं। ये भले जेल में है, भले ईडी की कस्टडी में है, लेकिन इसके बावजूद इनका जो इन्फ्लुएंस है वो काम कर रहा है, जिससे हमें हमारी जान को खतरा है। तो जज का ये कहना है कि आप ईडी में अपना ये जो बयान है वो सबमिट करिए, ईडी हमें इस बात से अवगत कराए, उसके ऊपर फिर आपकी सुरक्षा और तमाम चीजों पर जो है बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल स्वप्ना राउत, क्योंकि ये मामला बेल एप्लीकेशन या फिर ये मामला जो है ईडी की कस्टडी का है, इसमें स्वप्ना राउत थर्ड पार्टी बनकर वहां पर पहुंची हुई है और स्वप्ना राउत अपनी बात वहां पर रख रही है अपने वकीलों के मार्फत। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया कोर्ट रूम के अंदर, क्योंकि आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के जरिए अपनी कस्टडी आरोपी के लेना चाह रहा है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं। कई बैंकों से पैसा जो है प्रवीण राउत के बैंक से पैसा कई अकाउंट्स में गया है, जो किकबैक आया था 100 करोड़ रुपए का, वो पैसा कहां पर गया है उसकी जांच का मनी ट्रेल का ये पूरा मामला है। लेकिन क्योंकि इसमें स्वप्ना पाटकर एक इसमें पार्टी बनी हुई है, उनका कहना है कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि वो अहम गवाह है इस पूरे पत्राचाल मामले में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।